हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आईबीपीएस आरआरबी 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। डिटेल नोटिफिकेशन रात में आ गया था। समझते हैं इस बार क्या है इस पोस्ट की कंडीशन। अगर वैकेंसीज़ की बात करूं तो 2023 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, और अगर आप एक आंकड़े के तौर पे देखना चाहें तो 2023 में जितनी टोटल वैकेंसीज़ थी, क्योंकि आरआरबी में बहुत सारी पोस्ट होती हैं, 2024 में केवल ऑफिस असिस्टेंट और पीओ की पोस्ट को मिला लें तो उससे ज़्यादा ही वैकेंसीज़ हैं। अभी डिटेल में हम चर्चा करते हैं इसमें क्या बदलाव हुए हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो सारी चीज़ें। तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने है। अगर हम नोटिफिकेशन को ध्यान से देखें तो आज मतलब 7 जून से ही ये स्टार्ट हो चुका है, 27 जून तक चलेगा ये, और यही फीस पेमेंट की भी डेट है। और अगर हम बात करें कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब होगा तो अगस्त 2024 डेट आपको अगर पता है, जो कैलेंडर निकाला गया था उसके अनुसार आप समझ सकते हैं। और वही मेन एग्जामिनेशन की बात करें तो सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा। और फिर जिनका इंटरव्यू होगा वो इंटरव्यू होगा कब, नवंबर 2024 में, जनवरी तक पोस्टिंग मिल जाएगी। तो ये कुछ कह सकते हैं जो बड़ी बड़ी डेट्स हैं उनके बारे में। फिर हम बात करते हैं सबसे, ये आपको पूरा प्रोफार्मा दिया जाता है इस बार। अब जो आ रहे हैं नोटिफिकेशन काफ़ी अच्छे तरीके से अरेंज करके आ रहे हैं, और आपको पता होगा इसमें ऑफिस असिस्टेंट 1 मतलब क्लर्क से लेकर के जो पीओ हैं, स्केल 1 स्केल 2, इन सब की वैकेंसीज आती हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कितने रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करें इस बार। हर एक प्रदेश से आपको दिख रहा है। टोटल अगर हम बात करें तो 43 हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, जैसा हमेशा हर साल होता है वही इस बार भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो सबसे पहले तो सिटीजनशिप, नेशनैलिटी की बात करें, इंडियन होना चाहिए, या फिर और नेपाल या भूटान के हैं तो भी दे सकते हैं। फिर एज की बात करें तो एज का जो कैलकुलेशन है वो 1/6/2024 से किया जा रहा है। तो एज का जो कैलकुलेशन है, अगर हम बात करें ऑफिस असिस्टेंट की या फिर क्लर्क की, तो 18 से 28 साल होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर आपका जन्म, यहाँ पे बताया जाता है कि अगर आपका जन्म 2/6/1996 से पहले हुआ है, चाहे एक दिन पहले ही क्यों ना हुआ हो, आप इसको दे नहीं सकते हैं एग्जाम को। या फिर आपका जन्म अगर 1/6/2006 के बाद हुआ है तो भी आप एग्जामिनेशन को दे नहीं। ये दोनों डेट्स क्या है, इंक्लूसिव, मतलब अगर आपका जन्म इन दोनों दिनों पर हुआ है तो दे सकते हैं, लेकिन अगर 2/6 से पहले या फिर 1/6/2006 के बाद हुआ है तो नहीं दे सकते। वहीं अगर हम ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो 18 से 30 साल है, 2 साल इसमें ज़्यादा होती है। सेम चीज़ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखने को मिलेगा कि जो 3/6/1994 से पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो नहीं दे सकते, और 31/5/2006 के बाद अगर जन्म हुआ है तो आप नहीं दे पाएंगे। दोनों डेट्स इंक्लूसिव हैं, तो 18 से 30 साल की एज। वहीं अगर हम स्केल 2 की बात करें तो 21 से 32 साल है। स्केल 3 की बात करें तो 21 से 40 साल है, और यहाँ पे तो एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। ज़्यादातर जो बच्चे हैं 95% बच्चे ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1 में ही प्रिपरेशन करें। फिर एज रिलैक्सेशन जैसा हमेशा होता है वैसा इसमें भी है, कोई इसमें चेंजेस वैसे नहीं है। फिर अगर हम और आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हैंडीकैप्स जो पर्सन है, फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, उनके लिए यहाँ पे वो सारी चीज़ें दी गई हैं, कौन कौन से लोग हैं और क्या क्या चीज़ें काउंट होंगी, कैसे गिना जाएगा। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे दिया गया है कि कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आएंगे। वो पूरा यहाँ पे दिया गया है कि 8 लाख रुपए से कम की पारिवारिक इनकम होनी चाहिए, और फिर यहाँ पे वो लैंड वगैरह का भी जो सीन होता है वो सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। तो आप अगर आते हैं ईडब्ल्यूएस में तो आप इसको देख सकते हैं। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। ध्यान से देखिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में हो, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो, या फिर इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो आपके पास वैसी। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ए वाला है कि आपकी प्रोफिशिएंसी मांगी जाएगी लोकल लैंग्वेज में एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबी। मतलब जैसे आप यूपी के रहने वाले हैं और आपको फॉर्म भरना है कर्नाटका के किसी बैंक से, तो आपको वहाँ की जो लोकल भाषा है मतलब कन्नड़ा वो आनी चाहिए, वो प्रोफिशिएंट आप होने चाहिए उसमें, क्योंकि वहाँ रूरल बैंक है तो वहाँ पे आपको लोकल लोगों से बात करने के लिए लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। एक है डिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल का मतलब वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जो कि अब इस ज़माने में तो सबको ही आता है कंप्यूटर। ये डिज़ायरेबल है, मतलब ये आना चाहिए ऐसा उम्मीद करी जा रही है, नहीं आता है तो भी काम चल जाएगा। ऑफिसर स्केल 1 के लिए देखिए तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, वैसे ही किसी यूनिवर्सिटी से जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो। और यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि प्रेफरेंस, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर हमने तो बीटेक किया है या फिर बीएससी किया है,
साइंस से तो हम नहीं दे सकते क्या? ये प्रेफरेंस है। मतलब अगर दो लोगों के नंबर सेम होते हैं तो ऐसे बच्चे जिन्होंने डिग्री ले रखी एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, एनिमल हस्बेंड्री में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, पीसी कल्चर में, इस मतलब जो रूरल व्यापार से रिलेटेड या फिर प्रोफेशन से रिलेटेड जो क्षेत्र हैं या फिर खेती किसानी से जो जुड़े जुड़े क्षेत्र हैं, उसमें अगर आपने ले रखी है तो यहाँ पर, या फिर इकोनॉमिक्स में भी या फिर आईटी में भी है, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी कि आपको ज़्यादा भाव दिया जाएगा, ऐसे समझिए। यहाँ पर भी प्रोफिशिएंसी मांगी जाएगी लोकल लैंग्वेज की, जिस भी पार्टिसिपेटिंग बैंक के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके। फिर डिज़ायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे है। और यहाँ पे अगर हम डेट की बात करें, जो कई बार बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि हमारा आखिरी साल है, क्या हम भर सकते हैं? तो देखिए, बताया जा रहा है कि जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं आपसे, उन सब के लिए जो आपकी फाइनल रिजल्ट की डेट है वो 27/6/2024 तक आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें जो फाइनल रिजल्ट है वो दिखा रहा हो कि 27/6/2024 तक या उससे पहले आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। इसके बाद मान लीजिए आपने एग्जाम दिया है लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं है, आपका रिजल्ट कहीं जुलाई में होता है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपको निकाल दिया जाएगा। फिर यहाँ पर वही सारी बात है कि 27/6/2024 तक आपके पास सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट उससे पहले के होने चाहिए। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज की, इसमें कई सारे बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं कि कैलकुलेशन मांगा गया 60% है क्या? नहीं, बस ये बताया जा रहा है कैलकुलेशन कैसे आपको करना है ये परसेंटेज, क्योंकि हर एक जो एग्जामिनेशन होता है या हर एक जो डिग्री होती है उसमें जो कैलकुलेशन का परसेंटेज है अलग अलग होता है। तो जैसे बीटेक में कई जगह ऐसा होता है कि पहले साल का 25%, दूसरे साल का 50%, तीसरे साल का 75%, ऐसे लेके फाइनल कैलकुलेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको कैसे कैलकुलेशन करना है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि अगर आपका जो परसेंटेज है वो 59.99% आया है तो इसको लेस देन 60 ही लिखा जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपने लिखा 59.9% आ रहा है और जब पूछा गया क्लास कौन सी है तो आपने लिख दिया फर्स्ट क्लास, क्योंकि 60% के बहुत आसपास है, ऐसा नहीं माना जाएगा। तो सेकंड क्लास ही आपको लिखना पड़ेगा और जो आ रहा है केवल वही दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे प्रोफिशिएंसी की अगर बात करें लैंग्वेज की, लोकल लैंग्वेज की, तो स्केल 1 और ऑफिसर के लिए यहाँ पे प्रोफिशिएंसी मांगी गई है। और यहाँ पर किन बच्चों के लिए मतलब प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना जरूरी होता है? एक तो ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने जो भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, अगर वो स्टैंडर्ड 8th तक पढ़ रखी है, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कक्षा 8 तक आप किसी और भी स्टेट से, मान लीजिए तमिलनाडु से, और आपने क्लास 8th में हिंदी पढ़ रखी है, तब आपको उस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट माना जाएगा। फिर आपको कोई टेस्ट वगैरह ऐसा नहीं देना होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तब फिर आपको जो लोकल लैंग्वेज है उसके लिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। और अगर आप मान लीजिए टेस्ट में पास नहीं भी कर पाते या फिर प्रोफिशिएंट नहीं भी होते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको निकाल दिया जाएगा, आपको 6 महीने का समय दिया जाएगा आपकी ज्वाइनिंग की डेट जब है उससे, और फिर आपको ये कहा जाएगा 6 महीने में वहाँ की लोकल लैंग्वेज आप सीख लीजिए। ओके, फिर भी अगर नहीं सीख पाते हैं तब फिर मुश्किल होगी आपके लिए। फिर यहाँ पे क्रेडिट हिस्ट्री की भी बात आती है। जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनको ये देखना होगा कि उनकी हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री मतलब समझते हैं कि मान लीजिए आप कभी लोन वोन वगैरह लिए हों और उसको चुकता ना किए हों तो आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो ख़राब हो जाती है और वो जो स्कोर है वो आपके सिबिल में रिफ्लेक्ट करता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी आरआरबी से ही लोन ले रखा हो और आपने लोन, आपके नाम पे लोन हो चल रहा हो, चुकाया ना हो, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब होगी। तो ऐसे में आपको अपनी क्रेडिट हिस्ट्री हेल्दी रखनी है। अगर ऐसा है तो लोन वगैरह चुका दीजिएगा। और अगर सिबिल का स्कोर अपडेट नहीं हुआ, कई बार ऐसा होता है अपडेट होने में समय लगता है, तो आपको एक एनओसी लेकर के आना पड़ेगा अपने लेंडर से कि हमने लोन चुका दिया भाई, अपडेट नहीं हुआ है। ओके, बाकी फिर ऐसे स्टूडेंट जिनकी हिस्ट्री अच्छी नहीं होगी, फिर वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको लेगा कि नहीं लेगा। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे कितनी फीस लगेगी, तो ऑफिसर स्केल 1 2 3 के लिए 175 रुपीज़, SC ST PWBD के लिए, और 850 रुपये है बाकी सब के लिए। वहीं ऑफिस असिस्टेंट के लिए 175 है, किसके लिए? SC ST PWBD ESM और DESM कैंडिडेट्स के लिए, और 850 बाकी अदर्स के लिए है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें कि एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा है, सेम वैसा ही पैटर्न है जैसा हर बार होता है। प्रीलिम्स होगा ऑफिस असिस्टेंट और यहाँ पे ऑफिसर्स के लेवल का। रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी है 40 क्वेश्चन 40-40 नंबर के। कंपोजिट समय मिलेगा 45 मिनट का। ऑफिसर इसके लेवल के रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है 40-40 नंबर का, 45 मिनट का टोटल समय। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये बताया गया है कि कैंडिडेट जो दोनों पोस्ट के लिए हैं उनको दोनों ही जो टेस्ट हैं उनमें मिनिमम कट ऑफ मार्क ला करके सिक्योर करना होगा,
ताकि जैसा ऐसा है कि आपने रीजनिंग खराब कर लिया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छा कर लिया और इसमें फेल हो गए तो आप कंसीडर नहीं किए जाएंगे। दोनों में पास आपको होना पड़ेगा, और फिर एग्रीगेट जो कट ऑफ निकलेगा कैटेगरी वाइज वो तो आपको निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो ऐसे बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेन एग्जामिनेशन के लिए। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें मेन एग्जामिनेशन की, तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए वही आपकी जो एग्जामिनेशन है, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश में से कोई एक सेलेक्ट करना है, और फिर आपका आएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी। और यहाँ पर जो स्टार लगा हुआ है ना मीडियम ऑफ एग्जाम के लिए, ऊपर भी देखे होंगे, तो मीडियम ऑफ एग्जाम इसमें जरूर इंग्लिश और हिंदी को छोड़ करके मीडियम ऑफ एग्जाम आपको अलग अलग लैंग्वेज में मिलने दिख जाएंगे। जैसे आप अगर गुजरात से फिल कर रहे हैं तो हिंदी इंग्लिश के साथ आपको गुजराती में भी पेपर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर 40-40 सारे क्वेश्चन होंगे, और नंबर यहाँ पे अलग अलग होंगे। रीजनिंग के 50 नंबर मिलेंगे, कंप्यूटर के 20 नंबर, जनरल अवेयरनेस के 40 नंबर, और हिंदी इंग्लिश के भी 40-40 नंबर है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 50 नंबर है। टोटल 200 नंबर होंगे, और इसमें भी कंपोजिट समय दिया जाएगा 2 घंटे का। मतलब इसमें कोई ब्रेक ऐसा नहीं होता है कि आपको 20-20 मिनट का समय दिया जाएगा, पूरा 2 घंटे है, जब मर्जी जो मर्जी जैसे करिए। ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी सेम ही चीज़ें हैं, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक यहाँ पे देना होता है, दोनों नहीं होंगे, केवल एक देना होता है। सेम वही चीज़ यहाँ पे नंबर को लेकर के है, कंपोजिट समय कितना है 2 घंटे का। और फिर यहाँ पर बताया क्या जा रहा है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए कि जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए आपको सेंटर आपने जो पहले से चूज़ कर लिया है कि सिटी में होना चाहिए, फिर आप उसे जो है बदल नहीं सकते हैं। किसी भी रीजन की वजह आप कह दें कि हम बदलना चाहें तो बदल दें, तो ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें स्केल 2 और 3 के लिए, तो ये तो जो बच्चे भर रहे हैं, बच्चे तो नहीं भरेंगे इसे, ऑफिसर ही भरते हैं इसे ज़्यादातर जो नौकरी कर रहे हैं, तो देख ही सकते हैं, समझ सकते हैं, इतने समझदार होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो हर एक स्टेट में कौन कौन से वर्जन में एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, मतलब कितने मीडियम एग्ज़ाम के होंगे। जैसे आंध्र प्रदेश में देखिए हिंदी इंग्लिश के साथ तेलुगु में भी मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में हिंदी और इंग्लिश होगा, असम में असमीज़ भी होगा, तो ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप जीवन चेंज कर सकते हैं उस समय जब आप दे रहे होंगे एग्ज़ाम। फिर अगर हम आगे बात करें, कुछ सिंगल लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे स्केल 2 स्केल 3 वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वो यहाँ पे दिए गए कैसे कैसे होंगे और क्या क्या वहाँ पे है। फिर अगर हम बात करें पेनाल्टी की, क्या कट ऑफ यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो आएगी? हाँ आएगी। नेगेटिव मार्किंग होगी कितनी? 0.25 नंबर या फिर 1/4, है ना। जैसे अभी हमने मेन एग्जामिनेशन में देखा कि रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस होंगे और उसके नंबर मिलेंगे 50, तो यहाँ पे 1/4 होगा, ये नहीं 0.25, ऐसे नहीं, तो 1/4 होगी यहाँ पे कट ऑफ। और ये किस में होगी? तो देख लीजिए, प्रीलिम्स और मेंस या फिर जो सिंगल लेवल एग्जामिनेशन है सब के लिए होगी ये, ऐसा नहीं प्रीलिम्स में नहीं होगी, सब में होगी। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑफिस असिस्टेंट 1 के लिए आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ लेकर के आना होगा। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्या कि जो कट ऑफ पार करेगा वही मेन एग्जामिनेशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। और ये भी आपको पता है कि मेन एग्जामिनेशन ऑफिस असिस्टेंट के लिए ही आखिरी एग्ज़ाम होता है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। वहीं ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो इसमें ऑनलाइन जो प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर आपकी पूरी यहाँ पे लिस्ट बनती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं और क्या इसमें खास बातें हैं, यहाँ पे बताया स्कोर ऑब्टेन इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, कैसे स्कोर ऑब्टेन होंगे। देखिए बताया जा रहा है द करेक्टेड स्कोर ऑब्टेन ऑफ ईच ऑफ द कैंडिडेट इन डिफरेंट सेशंस इफ हेल्ड विल बी नॉर्मलाइज्ड यूजिंग इक्यू परसेंटाइल मेथड। इस मेथड के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आपने अगर नहीं देखा है तो देख सकते हैं, लिखेंगे इक्यू परसेंटाइल मेथड या फिर नॉर्मलाइजेशन स्टडी स्मार्ट करके तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, किसी शिफ्ट का एग्जाम कठिन होता है, किसी का बहुत आसान हो जाता है, तो ऐसे में बच्चे परेशान रहते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नॉर्मलाइज होगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ऐसी नहीं होती है। और यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए मैंने जो आपको बताया कि जो मेंस के एग्जामिनेशन के मार्क्स होंगे वही फाइनल मेरिट लिस्ट बनवाएंगे। वहीं अगर बात करें स्केल 1 की तो ऑनलाइन मेन और जो इंटरव्यू के मार्क्स होंगे उससे फाइनल लिस्ट बनती है ना। प्रीलिम्स का नंबर दोनों में नहीं जुड़ता है। फिर एग्जामिनेशन सेंटर की यहाँ पे बात हो रही है, ये सब आप देख सकते हैं खुद से भी। मैंने इसको वैसे रात में ही डाल दिया था, जो स्टडी स्मार्ट का ग्रुप है उसमें। फिर यहाँ पे बात हो रही है इंटरव्यू की स्केल 1, 2, 3 के लिए, तो यहाँ पे इंटरव्यू आपका कैसे होगा वो सारी बातें बताई जा रही हैं, कहाँ कहाँ पे कंडक्ट होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं कि आपको ध्यान क्या रखना होगा। इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जो टोटल नंबर होते हैं वो 100 होते हैं इंटरव्यू के यहाँ पे, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% से नीचे होना चाहिए, और 35% SC ST OBC और PWBD के लिए है। मतलब अगर आपको इंटरव्यू में आपने मेंस बहुत अच्छा दिया, इंटरव्यू में आपको 39 नंबर मिल गया और आप जनरल कैटेगरी से हैं, तब फिर आप
आगे कंसीडर ही नहीं किए जाएंगे। तो मिनिमम आपको 40 नंबर पाने हैं, और अगर आप इन कैटेगरी से हैं तो कम से कम 35 नंबर पाने हैं, वरना मिलेगा नहीं। और फिर यहाँ पे जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो आपके मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के आधार पे 80:20 के आधार पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। मतलब 80% मेन का नंबर और 20% आपके इंटरव्यू का नंबर, मतलब ऐसा रेशियो लेकर के फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है आउट ऑफ 100 नंबर में से। और फिर वहाँ से सिलेक्शन होता है कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज लोगों का। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट बातें, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए ये सब आप खुद से पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, जो बताया आ जाए सब कुछ वैसा ही है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारी चीज़ें, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह। फिर प्रोविजनल अलॉटमेंट की सारी बातें वैसी हैं, सब पुरानी, उसमें कुछ नया नहीं है ऐसा। फिर नेक्स्ट हम आते हैं, अभी आप सोच रहे होंगे वैकेंसी के बारे में तो कुछ पता नहीं, वैकेंसी के बारे में बताते हैं। अभी वैकेंसी के बारे में आकर ही में लिखा होगा मेरे ख्याल से। फिर यहाँ पे हाउ टू अप्लाई वगैरह ये सब तो है ही, ये सब आपने देख लिया है, कैसे फॉर्म भरेंगे, जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे, क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम में ले जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। एग्जामिनेशन के टाइम पे इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या ले जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, और वहाँ पे आपको कैसे बिहेव करना होता है। फिर अगर हम नेक्स्ट अब आते हैं, बात करते हैं वैकेंसीज़ की, तो अब आप देख सकते हैं वैकेंसीज़ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसीज़ हैं, और उस स्टेट से कितने आरआरबीज़ हैं उनमें कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं वो दी गई हैं। तो अगर हम ये बात कर रहे हैं ऑफिस असिस्टेंट की, तो अगर हम टोटल, मैंने इसको निकाला है टोटल जोड़ करके कि टोटल इस बार कितनी वैकेंसीज़ हैं, तो वो है 5585 अभी तक का, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही, क्योंकि ये वैकेंसीज फाइनल नहीं होती, ये वैकेंसीज बढ़ती हैं, आखिरी समय तक बढ़ती रहती हैं। और जैसे आप देख सकते हैं कुछ बैंक ऐसे हैं, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक की बात नहीं करी जाए तो अच्छी है ना, ये वैकेंसीज एनआर में लिखे रहते हैं, निकालते हैं फिर से कहते हैं हम नहीं निकालेंगे। तो ऐसे बहुत सारे बैंक हैं जिन्होंने अभी तक वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं करी हैं, तो ऐसे बहुत सारे बैंक मिलेंगे, मतलब इनकी वैकेंसीज अगर आती हैं, जो कि आती हैं, तो ये वैकेंसीज की संख्या और बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा कौन से आरआरबी में वैकेंसी निकली है, तो ये 450 है सबसे ज़्यादा। ये किस में है? ये है राजस्थान मरुधारा ग्रामीण बैंक, इसमें निकली है सबसे ज़्यादा। तो यूपी वगैरह वाले, बिहार वाले बच्चे, उत्तराखंड वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर ही सकते हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी लोकल लैंग्वेज के लिहाज से अगर देखा जाए तो। लेकिन भीड़ हो जाती है ऐसे में। बाकी तो यूपी में भी काफ़ी यहाँ पे वैकेंसीज़ आपको देखने को मिल रही है। आर्यावर्त में 320 वैकेंसीज़ हैं, प्रथमा में 218 हैं, और बैंक ऑफ बड़ौदा यूपी ने तो अभी जारी ही नहीं करी है। वहीं अगर बात करें ऑफिसर स्केल 1 की, तो इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं, और इसमें जो वैकेंसीज़ हैं अभी तक जो मैंने कैलकुलेट करा है वो है 3499 वैकेंसी, टोटल 3499 वैकेंसीज़ हैं। तो इन वैकेंसीज़ को अगर हम मिला लें तो ये टोटल वैकेंसीज़ ये कितनी है, 5585 प्लस 3499, तो ये हो जाती है लगभग 9084 वैकेंसीज़। 9084 वैकेंसीज़ अभी हैं। पिछले साल तो 8000 वैकेंसीज समथिंग थी टोटल, स्केल 1 2 3 सब मिला करके ऑफिस असिस्टेंट। इस बार अभी इतनी है, और जैसा मैंने कहा इसमें अभी बहुत सारी एनआर भी हैं, तो आने वाले समय में ये बढ़ता ही रहेगा। तो अच्छा यहाँ पे चांस होगा आपके लिए। और चूँकि ये स्टेट वाइज होता है तो एक इसमें डिसएडवांटेज भी है कि टोटल वैकेंसीज ऐसे नहीं काउंट कर सकते हैं कि पीओ की तरह सर 35 वैकेंसी, अच्छी बात है, क्योंकि स्टेट वाइज है तो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वाला चक्कर रहता है, तो ये थोड़ा रहेगा। बाकी वैकेंसीज़ अच्छी ठीक ठाक यहाँ पे वैकेंसीज़ आई हैं पिछले साल से। फिर यहाँ पे स्केल 2 और 3 की जो वैकेंसीज़ हैं वो भी यहाँ पे दिखाई गई हैं, जो कि काफ़ी कम मात्रा में होती हैं, लेकिन अलग अलग होती हैं। लॉ ऑफिसर की अलग होती है, यहाँ पे मैनेजिंग ऑफिसर की अलग होती है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ये सब आप देख सकते हैं, अलग अलग वैकेंसीज़ हैं। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो कहाँ कहाँ पे है, तो हर एक स्टेट में कहाँ कहाँ पे होगा वो आपको यहाँ पे दिखाया गया, तो आप अपने स्टेट का यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो और कुछ खास है इसमें, मैं देख लेता हूँ। ये तो थंब इम्प्रेशन वगैरह की बात है, ये सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह हो गए जो आप अगर अप्लीकेबल आपके लिए हैं तो ये आपको बनवाने पड़ेंगे, उसका पूरा फॉर्मेट दिया गया है, तो वो आपको इसी के अनुसार बनवाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट हम चलते जाएँ और मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया। 73 पेजेस का था, सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको लगभग 20 मिनट में बता दी हैं। क्या क्या चीज़ें हैं कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 9000 से अधिक वैकेंसीज़ हैं असिस्टेंट और ऑफिसर लेवल को मिला करके। फिर कुछ ऐसा बदलाव नहीं हुआ है बहुत बड़ा, कुछ ऐसा हुआ हो, सेम प्रीलिम्स का पैटर्न है, सेम मेंस का पैटर्न है, और दोनों में कट ऑफ आपका 1/4 है।
मत कट ऑफ कर रहा हूँ, पेनाल्टी आपकी 1/4 है। कट ऑफ आपका सेम वैसा ही निकलेगा, कैटेगरी वाइज स्टेट वाइज जो ऐसा निकलना है। बात सिर्फ इतनी है कि वैकेंसीज़ को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि आप कहाँ कहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, या फिर कहाँ मतलब कहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं, कौन सा स्टेट आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, कहाँ पे वैकेंसीज़ ज़्यादा हैं और आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज अगर आती है तो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। तो इसमें इतना ही, बाकी मुझे उम्मीद है इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें छूट रही होंगी जिसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। और अगर कुछ 2-4 चीज़ें और होंगी तो एक वीडियो ही बना करके मैं डाल दूंगा। बाकी प्रिपरेशन आप अपनी स्टार्ट कर दीजिए, मैं भी आपके लिए जो प्रैक्टिस क्लास वगैरह है वो भी स्टार्ट करता हूँ। बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से एग्ज़ाम निकालिए, वैकेंसीज भी अच्छी मात्रा में है और इस बार सिलेक्शन आपका हो ही जाना चाहिए। तो इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।